जी प्रणाम। श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार 20 जुलाई 2019। आज बाघ संस्मरणों का ये चौथा संस्मरण है। ऑफिस आकर बैठा हूँ, 9 बजा चाहते हैं। मंगलचंद जी बहुत बड़े व्यापारी थे। अपने देश में तो दूर दूर तक व्यापार करने जाते ही थे। व्यापार करने जाते थे तब हमको ये बात समझना आवश्यक है कि उस समय यात्रा के साधन इतने नहीं थे। मुझे पता नहीं कि ट्रेन शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी। ऊंट गाड़ियों पर और यात्राएं होती थी, सड़कें नहीं बनी हुई थी। अंग्रेजी शासन था। जानना पड़ेगा कि रेल को दिल्ली से और रतनगढ़ तक कब जोड़ा गया कि वो यात्रा ट्रेन से कर सके। और ट्रेन से यात्राएं भी बहुत दूभर होती थी। कोयले वाली ट्रेन और छुक 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 गरम गरम चलती थी। कलकत्ता से दिल्ली पहुंचने में 48 घंटा से ज़्यादा लग जाते थे। 50 घंटा 48 घंटा लग जाते थे। उस समय व्यवसाय के लिए लंबी लंबी यात्राएं करना कष्ट साध्य काम था। बहुत धीरज रखना पड़ता था। तो उसी सिलसिले में उन्होंने कूच बिहार में और 20-25 दुकानें बनवा दी और दुकानों को जहाँ जिसको आवश्यकता रही सामान्य किराए पर चढ़ा दिया। वो जब जाते थे, धर्मशाला भी बनाई थी कूच बिहार में। अभी तक पिछले दिनों तक मुन्ना मामोसा मुझे बताते रहे कि ये धर्मशाला हमारी थी। अब तो पता नहीं क्या हो गया उसका। तो वो जो 20-25 दुकानें थी, जयचंद लाल जी तो कभी बाहर निकले नहीं। जयचंद लाल जी तो बहुत लाड में रहे। बहुत जयचंद लाल जी का जो ब्रोटअप था वो बाहर गए नहीं। फिर भी वो बंगाल में नहीं आए, लेकिन बंगला बोलना, बंगला भाषा आती थी उनको। बंगला भाषा आती थी। मूल जी ने याद दिलाया, मुझे भी याद आया। एक बार सरोज और मैं और सुनीता और वो सब कलकत्ता से, वो कलकत्ता की थी, मैं तो राजस्थान का ही था। मैं तो खाली छुट्टियों में कलकत्ता जाता था। तो सरोज सुनीता से जयचंद लाल जी ने बांग्ला में बात की। उस समय तो मैं समझा नहीं। मैं ये जानता नहीं था कि ना वो कलकत्ता आए हुए ही नहीं है। ये तो अब जाना है। तो उन्होंने जो संस्कृत, उनका जो टीचर था, उसने शायद भारत की सभी भाषाओं के बोलने का एक्सेंट, पंक्चुएशन, किस प्रकार से जीभ घूमती है, गले को मोड़ना पड़ता है और क्यों मोड़ना पड़ता है, ये अलग अलग भाषाओं का जो समीकरण है वो अक्षांश के आधार पर, धरती के किस अक्षांश पर और कौन सा इलाका बसा हुआ है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो कोस कोस में बोली बदले और 10 कोस में भाषा, ऐसा कुछ। पानी बदले और बोली बदले, पानी और बोली। तो ये आबो हवा का जो फर्क है उसका भी योग है। खान पान में, पहनावे में, रहन सहन में और बोली में, भाषा में। जयचंद लाल जी को बंगला आना ये संकेत है कि उनका जो संस्कृत का पंडित था, सिखाने वाला, उसने बहुत गहरा ज्ञान दिया। जयचंद लाल जी की बुद्धि बहुत सूक्ष्म थी, तीक्ष्ण थी और उन्होंने उसको पकड़ा। तभी तो अपनी दोहितियों के साथ बंगला में बात कर सके। बाकी भाषाएं तो मैं खुद साक्षी हूँ, संस्कृत बहुत विद्वान थे। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश उस समय कम लोग जानते समझते थे जी।
और बाकी जो तकनीकी ज्ञान है वो तो पता नहीं कितनी दिशाओं में है, अभी और निकलना बाकी है। मेरा तो सौभाग्य है कि कल मूल जी ने मुझे उनके सारे संस्मरण और फ़ोन पर सुनाए, हर्षित होकर सुनाए। तो उसमें से जो थोड़ा बहुत जहन में बैठ गया और उसकी कनेक्टिविटी जोड़ पाता हूँ आज के बच्चों से, स्वयं से, और ये देख पाता हूँ कि ये प्रोसेस क्या है, और अपनी विज्ञान की शोध से मिला पाता हूँ। ये सारा समीकरण जो है वो जहाँ मेरा बैठता है, और समीकरण ये दिखाता है कि उन तीनों महापुरुषों में सामान्य होने की अद्भुत क्षमता थी, अभ्यास था, तप था। एक सामान्य आदमी बनना तप असाध्य है, तपोसाध्य है, आदमी नहीं बन सकते। आदमी की देह पाली, शरीर पा लिया तो आदमी हो गए, ऐसा नहीं है। आदमी की देह में पशु तो घूमते फिर रहे हैं, पशु दानव, या तो शोषण करते हैं या शोषित होते हैं। मानव न शोषण करेगा न शोषित होगा, न डरेगा न डराएगा। मानव नहीं करेगा। मानव हो गया अगर पिता तो अपनी संतान को नहीं डराएगा, मित्र भाव से ही रखेगा। हाँ ठीक, आवश्यकता वश और उम्र के नाजुक दौर में और बच्चों पर थोड़ा अनुशासन, ये देखिए कहना कठिन है। वैसे सूत्र बने हुए हैं, लालयत पंचवर्षाणी और पालयत 10 वर्षाणी वगैरह, लेकिन ये ठीक है कि 14-15 वर्ष का होने के बाद मित्रवत ही उसको मानो। और ताड़यत भी है, उसको ताड़ना दो, ताड़ने की भी एक उम्र है। ये पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का और हार्मोन्स के स्रावों से जुड़े हुए हैं। ये सब डीएनए में और सेल के विकास में ये सारी अवस्थाएं आती हैं। ये अद्भुत चमत्कार दिखाता है शरीर, मानव देह। तो मानव देह में पशु दानव ये तो दिखते हैं, लेकिन मानव देह में मानव हो जाना ये बड़ी उपलब्धि है। ये तप से होता है। ये तप मैंने मोहनलाल जी और जयचंद जी तीनों में देखा। उससे पूर्व मंगलचंद जी की बात चल रही थी कि बहुत व्यापारी थे और कूच बिहार में उन्होंने दुकानें बनाई। उन दुकानों को जयचंद जी चूँकि बाहर नहीं गए तो वो नहीं संभाल सके, बरसों तक अनसंभली रही। बरसों बाद भंवरलाल जी और वहाँ जो मुनीम गुमास थे दुकानों को देखते थे और हर साल हिसाब भेजते थे जयचंद जी के पास। तो जयचंद जी ने कहा, मोरू देख रहा दुकान पे थोड़ा समस्या हल कर रहा, मुनीम गुमास्ता का परिवार चलना मुश्किल है और भाई बेटी की कोई संबंध वगैरह है, तो सारा देख का। तो देखने गए कुछ बिहार, जो भी वहाँ उस समय चाबियाँ जिनके पास थी, किराया जो वसूल करते थे, हिसाब किताब रखते थे, इतना विश्वास था जी वर्षों तक। और मंगलचंद जी का की प्रॉपर्टी को संभालते रहे लोग, दखल नहीं किया। आज तो साल 2 साल में दखल कर लेते हैं, साल 2 साल में दखल कर लेते हैं और फिर कोर्ट में चलते रहो, लड़ते रहो और लड़ते लड़ते खत्म हो जाओ। संपत्ति के लिए लड़ते लड़ते, अरे अंबानी सबसे बड़ा उदाहरण तो पड़ा है ना, मुकेश और अनिल। माँ जिंदा है अभी, तब ये हालत है। तो भंवरलाल जी गए कुछ बिहार, उनसे मिले, सारा समझा, 1-2 दिन ठहरे और उनको सांत्वना दी, उन सबको आश्वासन दिया कि मैं हूँ अभी। और अंत में जब उन्होंने बताया हिसाब किताब सारा कि ये लेन देन है, इस दुकान पर ये कब्जा हो गया है, ये दुकान टूट गई है, इसको रंग कराना है और वगैरह वगैरह ढेर सारा, और आजकल महंगाई बढ़ गई है तो ये हमारा भी खर्चा चलना मुश्किल होता है, कुछ सोचिए। तो भंवरलाल जी ने सारे कागज़, सारे हिसाब किताब उनको सौंपा और कहा कि अब से ये दुकानें आपकी, आप आपस में
जिसको जो चाहिए वो कागज़ बनवा लो, बांट लो, और मैं सही कर देता हूँ, और ये दुकानें आपकी, इनको आप संभालो, जैसा करना है आप करो। उनको दुकान का मालिक बना दिया। कुछ बिहार में 25-30 दुकानें, और इतनी जल्दी। अभी तो जयचंद जी भी जिंदा थे जब ये सब भंवरलाल जी कर रहे थे। भंवरलाल जी की उदारता, मानवीय मूल्य, निष्प्रियता, जो निष्प्रियता धन के प्रति जयचंद जी में थी। जयचंद जी ने इतनी बड़ी संपदा को ट्रस्टी बनकर ही संभाला। ऐसा नहीं माना कि वो मेरी है, ट्रस्टी बनकर संभाला और इज्जत को भी बढ़ाया। लेकिन काल क्रम में जब पैसा खुट गया और दिन बदले और हवेली नीलाम हुई, तो मंगलचंद जी की, आईदान जी की और साख को बचाए रखने के लिए उस पीड़ा में से, उस पीड़ा को जिया जयचंद जी सेठिया ने। कितनी भयंकर वेदना का वो समय रहा होगा कि उन्होंने भारी मन से संकल्प लिया कि मैं अब सरदार सर का पानी नहीं पीऊंगा। खाटू से सरदार सर आए, सरदार सर के होकर रह गए। अपने बेटे को इतना लाड प्यार से बढ़ाया कि उसके सोने का जो पलंग है वो, जैसे मैंने बताया कि करोड़ों का हाथीदांत के पाए उसमें लगवाए। बताइए, हाथीदांत के पाए मतलब कितना मोटा हाथीदांत रहा होगा। दुर्लभ हाथीदांत, 4 पाए एक से मंगा करके और उस पर नक्काशी करा करके और उनकी डोली में लगाए। इतने वैभव में ट्रस्टी भाव बनाए रखना और फिर सरदार सर को छोड़ना, सरदार सर को छोड़कर बाग में आना। ये बाग उनकी बड़ी बेटी का था, झूमर नानीसा का, जिनके पति गुजर गए। मुझे उनके पति का नाम भी पता नहीं है, और कहाँ के थे, बीकानेर के होंगे, बीकानेर के होंगे। एक मोटा सा अनुमान से मैं कह रहा हूँ। लेकिन झूमर नानीसा मुझे बहुत प्रेम करती थी। झूमर नानीसा, जब मैं सुंदर था, खेलता कूदता था, और मामियाँ जो आई वो सब तो मेरे को प्रणाम करती थी। महचैन जी की पत्नी, सत्येंद्र जी की पत्नी, और वो वैद परिवार से हमारी एक नानी जी, नग्गी नानी जी, वो वैद परिवार में भंवरलाल जी वैद की पत्नी थी। तो उससे मतलब मेरी माँ की मौसी हो गई। तो उनकी बहुएं, नग्गी नानी सा की बहुएं आती थी, वो भी मुझे प्रणाम करती थी। हाँ, मैं उनमें भी बड़ा था और प्रणाम करती थी। सब मजे लेते थे कि देखो वो थाको नानदो है, नानदा ने प्रणाम करो थे और फिर मैं मामी सा कह करके मैं प्रणाम करता था। अभी कोई मामी सा मुझसे प्रणाम नहीं लेती, सिर्फ मुन्नालाल जी की पत्नी और पहले रतनलाल जी की पत्नी। मेरी कोशिश रहती है कि मुन्ना जी की पत्नी भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें, पर व्यवहारिक तो नहीं है, व्यवहारिक तो नहीं है। इसलिए कोई मामी सा, सारी मासी सा मुझे भैया ही कहती है। अब मैं कितना भी उनको मासी सा कहूँ, मुझे भैया ही कहती है। मेरे मुंह से मासी सा शब्द ही टिका हुआ है। नहीं तो बिमला, बीणा, शायद विनोद मामा जी मेरे आसपास होंगे, 1 आध महीने छोटे होंगे या बड़े होंगे, सुखी नानी जी के लड़के। तो और इन सब के साथ बहुत अच्छा समय गुजारा हुआ बाग में, बहुत अच्छा समय गुजारा हुआ। ये सब झूलों के समय के साथ ही है। झूले जब लगे हुए थे बाग में, जाल और लंबे लंबे 20-25 फीट के रस्सों में, मजबूत रस्सों में झूले डाले जाते थे। सावन में, सावन आने से पहले पहले आषाढ़ में झूले लग जाते थे और श्रावण में खूब झूले झूलते थे। कोयल बोलती थी, और इतना मीठा बोलती थी। जंगल था, पूरा बाग भरा 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 रहता था। डर लगता था रात में लालटेन जलाने जाते थे, डर लगता था। सुबह सुबह रसोई करती थी नानी जी अंधेरे में, और काली कलूटी रसोई और धुआं, ओह, सारा मामला ऐसा था लालटेन की रोशनी में।
तो ऐसे समय भी जयचंद लाल जी का जो समता भाव है, एक समान रहने का भाव है, ट्रस्टी भाव है, वो निरंतर बना रहा। जगह नहीं छोड़ी, कमाने नहीं गए, वहीं बैठ करके सारा देखा समझा। और फिर से आज जो स्थिति है, आज तो मंगल बाग के सारे बेटे मिलकर के अगर संपत्ति जोड़े अपनी, तो अपने उस पुराने मकान को मुंह मांगी कीमत में वापस खरीद सकते हैं। आज इन 8 भाइयों ने किसी ने भी बाग को बिकने नहीं दिया, बेचा नहीं, अब तक संभाल रहे हैं। ये बड़ी बात है। 110-11 पट्टे की ज़मीन, नहीं 11-12 पट्टे की ज़मीन, 11-12 पट्टे की ज़मीन, और इतना बड़ा बाग, और रहने वाला कोई नहीं, खाली मुन्ना मामा जी, निर्मल, और आजकल तो सुनते हैं वो भी फ्लैट में चले गए कुछ स्वास्थ्य के कारणों से। और इतने लंबे को संभालना भारी पड़ता है, लेकिन बेचा नहीं, बनाए रखा। तो ये मैंने सामर्थ्य, आर्थिक सामर्थ्य और वैचारिक भी, और प्रेम इतना बना हुआ है कि रतनलाल जी गुजर गए, 7 भाइयों ने आपस में बैठ करके घर के मैटर घर में ही निपटा लिए। कितनी ऊंच नीच आती है, हर घर में आती है। 7 भाई हैं, 2 पिता मोहनलाल जी के 4 और भंवरलाल जी के 4, 8 भाई, और आपस में बैठ करके मुन्नालाल जी बड़े हैं, उनके कहने के अनुसार, और सारे अपने मैंने सारे एक साथ भी हैं, अलग भी हैं, और अद्भुत समीकरण है, अद्भुत। ये बनाए रखना कठिन होता है। ये जो बनाए, ये निरंतरता चल रही है, ये हमारे पूर्वजों का तप, मंगलचंद जी का हो, जयचंद लाल जी का हो, भंवरलाल जी का हो, मोहनलाल जी का हो, वो तप बोल रहा है अभी तक। वो तप लंबा चलता है। जैसे भगीरथ का तप, सगर से लगाकर भगीरथ का, वो गंगा के रूप में हम अब तक सेवन कर रहे हैं। अब नए सिरे से मोदी और योजना और लगन पूर्वक और गंगा को साफ कराने का काम कर रहे हैं। तो अब गंगा का पुनर्जन्म है एक तरह से। अब गंगा का पुनर्जन्म है। वो गंगा तो नहीं रहेगी, प्रवाह बाधित है। इतने सारे बांध बने उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, तो इन सारे बांधों ने गंगा के जैसे सहज प्रवाह को बाधित कर दिया है। वैसे ही इस मंगल बाग परिवार के प्रवाह में काफ़ी कुछ परिवर्तन आए हैं। स्वाभाविक है, समय के साथ आते ही हैं। मैल भी घुसा है, मैं बैठा ही हूँ। कई नालों ने मिलकर के इस परंपरा पर कई बार प्रश्न चिन्ह भी खड़े होते हैं, कई तरह के, कई दिशाओं से। लेकिन फिर भी जैसे हमारे संस्कृति का पल्लू पकड़कर मित्र मोदी गंगा को पुनः शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वैसे ही जब तक सांस तब तक आस, ये मंगल कुल संगम लंबा चले। मैं इस अपनी संस्मरण को जारी रखने वाला हूँ मित्र। मैं बहुत धन्यता का अनुभव करता हूँ कि मैं आप सबके बीच में एक हूँ। प्रणाम।